पहले अमेरिका ईरान की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं अमेरिका ईरान तनाव पर आज की सुपरहिट कूटनीतिक पिक्चर बेताब, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुख्य भूमिका में हैं। आप इन दोनों को इस फिल्म का मेन कैरेक्टर कह सकते हैं, और वो भी गोला बारूद धुएं के साए में, क्योंकि खाड़ी देशों में इस समय दोनों की बेताबी ट्रेंड कर रही है। ट्रंप ईरान से डील करने के लिए बेताब, उन्होंने इसी वजह से अब सीज़फायर की मियाद को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन ट्रंप के इस फैसले के बाद मुज्तबा खमनेई अब अमेरिका से महायुद्ध कर राउंड 2 लड़ने के लिए बेताब है। ट्रंप के सीज़फायर बढ़ाने के ऐलान पर IRGC ने जवाब दिया कि उसकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान किसी भी समय अरब देशों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर नए हमले कर सकता है। लेकिन अमेरिका ईरान में युद्ध का तनाव बढ़ाने वाला यह नया डेवलपमेंट जानने से पहले सिर्फ 44 सेकंड का एक AI वीडियो देखिए। ध्यान से देखिएगा आप इसे, जिसे ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। एक बार जरा इसको फुल फ्रेम पर प्लीज दिखाइए। ध्यान से देखिए ये AI वीडियो, जिसमें युद्ध विराम बढ़ाने वाले ट्रंप के फैसले का जमकर मजाक उड़ाया गया है। इसमें दिखाया गया है कि ट्रंप अपने प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थता वाले एक कमरे में किस तरह से ईरानी प्रतिनिधियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनके वहां ना आने पर खींचते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर युद्ध विराम की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला ले रहे हैं। इस AI वीडियो के जरिए ईरान दिखाना चाहता है कि वो अमेरिका से मजबूत स्थिति में है और ट्रंप बहुत कमजोर स्थिति में है। इसीलिए उन्होंने एक तरफा सीज़फायर का ऐलान कर सीज़फायर की अवधि को आगे बढ़ा दिया है। वैसे इसे आप ट्रंप की यू टर्न वाली स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, कल ही ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी थी। कहा था कि सीज़फायर को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान बातचीत के लिए नहीं माना तो अमेरिका ईरान पर बमबारी करेगा। लेकिन जब ईरान ने कोई भाव नहीं दिया तो फिर ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लेकर सीज़फायर आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया। और बड़ी बात यह भी है कि पिछली बार की तरह भी यह भी नहीं बताया कि यह सीज़फायर कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर एक खतरे की घंटी है, जिसको आप सभी दर्शकों को समझना जरूरी है। देखिए, अगर ईरान के साथ सीज़फायर की अवधि इस बार नहीं बताई गई है तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि ट्रंप कभी भी इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दें किसी भी प्रिटेक्स्ट पर। पिछली बार ट्रंप ने ईरान को वार्ता के लिए 2 हफ्ते का समय दिया था, जबकि अब कहा है कि ईरान से बातचीत होने तक सीज़फायर कायम रहेगा। हाँ, यह जरूर कहा है कि ईरान जब तक समझौता नहीं कर लेता उसके बंदरगाहों पर सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी। वैसे ट्रंप के इसी यू टर्न पर एक विशेष जानकारी हमने आपको कल भी दिखाई थी। खैर, आज का अपडेट यह है कि सीज़फायर आगे बढ़ाने के बाद ट्रंप ने उपराष्ट्रपति JD वेंस, अपने दामाद जेराड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से अलग से मीटिंग की। इसके बाद खबरें आई कि वेंस एंड टीम का इस्लामाबाद दौरा स्थगित कर दिया जाता है। ट्रंप के बैकफुट पर आते ही ईरान आक्रामक हो गया। ईरान की टॉप लीडरशिप की ओर से अमेरिका को एक के बाद एक बड़ी वार्निंग देने का सिलसिला शुरू हो गया। ईरानी संसद के स्पीकर बागेर कालीबाफ के सलाहकार मोहम्मदी ने कहा कि ट्रंप के सीज़फायर का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष शर्तें तय नहीं कर सकता। ईरान अमेरिकी नेवी के ब्लॉकेड रहने तक कोई बात नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकाई ने ईरानी शिप पर अमेरिकी हमले को गंभीर अपराध बताया। अमेरिका पर स्टेट लेवल पायरेसी का आरोप लगाया है। IRGC में खमनेई के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी ने कहा है कि हम जीत की स्थिति में हैं। दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। ईरान ताकत के दम पर सैन्य नाकाबंदी को तोड़ देगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने X पर लिखा कि कमर्शियल जहाज पर हमला बड़ा युद्ध अपराध है। ईरान हर दबाव का जवाब देना जानता है। इसके साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों को भी नई वार्निंग दी है। IRGC ने बयान जारी करके खाड़ी देशों को अमेरिका की मदद बंद कर देने की चेतावनी दी है। IRGC ने कहा है ईरान अब सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे अरब देशों के सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं करेगा। अगर इन देशों ने अमेरिका को मदद बंद नहीं की और अमेरिका को एयर स्पेस दिया, तब ईरान विध्वंसक हमले करेगा, ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह तबाह कर देगा। IRGC ने इसके साथ ही अमेरिका और इजराइल को भी धमकी दी है। कहा है कि हमारी सेना 100% तैयार है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, पहले से ज्यादा आक्रामक हमले होंगे, हमारे लक्ष्य पहले से ही निर्धारित है। ईरान की IRGC ने आज ही समंदर में जबरदस्त एक्शन का ट्रेलर भी दिखाया है। IRGC ने फारस की खाड़ी में सबको चकित करते हुए 2 इजरायली शिप जब्त कर लिए हैं। इनमें से एक का नाम है MSC
फ्रांसिस का शिप और दूसरे का नाम है एपामिनोडस शिप। ईरान का आरोप है कि इजराइल का दोनों कार्गो जहाज बिना आईआरजीसी की इजाजत के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की कोशिश में थे। आईआरजीसी ने इसी तरह से ओमान तट पर भी एक कंटेनर शिप पर फायरिंग की है। यह घटना ओमान तट से 28 किलोमीटर दूर हुई। आईआरजीसी ने गन बोट से शिप को टारगेट किया। ईरान का कहना है कि उसकी यह कार्रवाई मैरीटाइम लॉ के तहत हुई है। खबर है कि इस फायरिंग से शिप के कंट्रोल रूम को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकार कह रहे हैं कि ईरान की नेवी समंदर में गुरिल्ला युद्ध लड़ रही है। फारस की खाड़ी में अब तक कुल मिलाकर 3 शिप पर फायरिंग की गई है, जिनमें से 2 पर अब ईरान का कब्जा भी हो चुका है। उधर फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान अमेरिकी नाकाबंदी को लगातार तोड़ रहा है। ईरान के 34 शिप अमेरिकी नाकाबंदी को पार कर चुके हैं। कई टैंकरों में ईरान का तेल भी लोडेड था। अमेरिकी नेवी भी लगातार ईरान के इस कदम पर जवाब दे रही है। ईरानी जहाज टुस्का के बाद यूएस नेवी ने अब ईरानी तेल टैंकर तिफानी पर कब्जा किया है। इस ईरानी टैंकर में 20 लाख बैरल कच्चा तेल लोड होने का दावा किया था। ये तेल टैंकर में खर्ग द्वीप से लोड किया गया था। यानी आप समझ सकते हैं कि ट्रंप भले ही ये चाहते हों कि जंग किसी तरह से ना हो, लेकिन अमेरिकी नौसेना और ईरानी नौसेना में समंदर वाली लड़ाई काफी तेज हो चुकी है। ईरान ने इसके अलावा आज अमेरिका को अपनी 2 अचूक मिसाइल की ताकत भी दिखाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बड़ी जंग लड़ने के लिए ईरान ने अब अबाबील बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की है। कहा जा रहा है कि इस युद्ध में अभी तक अबाबील मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ईरान दुश्मनों को नई मिसाइलों से सरप्राइज करने का प्लान बना रहा है। ईरान ने आज अमेरिका को खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल की ताकतवर झलक दिखाई है। सीज फायर के बीच तेहरान स्क्वायर पर खुर्रमशहर मिसाइल की मूवमेंट देखी गई है। ट्रंप के सीज फायर की मियाद बढ़ाने के बाद ईरान में भारी संख्या में लोग तेहरान स्क्वायर पर जश्न मनाने के लिए जुटे थे। ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल किसी भी एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। असल में अमेरिका के खिलाफ ईरान के शक्ति प्रदर्शन की जड़ में है ईरान की सत्ता पर आईआरजीसी का फुल कंट्रोल होना, जिसके बाद अब राष्ट्रपति पेजेशकिन तक को अपने मन से फैसले लेने की आजादी नहीं है। आईआरजीसी चाहता है कि होर्मुज पर अब आखिरी फैसला ईरान ही ले। होर्मुज हमेशा के लिए ईरान के कंट्रोल में रहे। ईरान की आईआरजीसी अमेरिका से बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। विध्वंसक हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें रेडी की जा रही है। सीज फायर के दौरान क्षतिग्रस्त लॉन्च पैड फिर से तैयार किए जा रहे हैं। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल बेस का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें अंडरग्राउंड बेस में ईरान के हजारों ड्रोन भी नजर आए। लेकिन यहां ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप ने सीज फायर को बढ़ा दिया है, तो अमेरिकी सेना की ओर से अब कोई हरकत भी नहीं हो रही। युद्ध लड़ने की तैयारी उधर से भी जबरदस्त है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने एक तरह से ईरान पर बड़े अटैक के लिए अपनी सेना को कुछ दिन की मोहलत दे दी, क्योंकि पश्चिमी एशिया में अमेरिकी तैनाती कम नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई है। आज खबर यह भी है कि अमेरिका ने 2 B-1 लैंसर पश्चिम एशिया की ओर भेजे। इन दोनों बॉम्बर्स ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट से उड़ान भरी। यानी युद्ध की चिंगारी किसी भी दिन भड़क सकती है और इसकी चपेट में अरब देश फिर से आ सकते हैं। अब जल्दी से आपको यह बताते हैं कि ट्रंप आखिरकार सीजफायर आगे बढ़ाने के लिए इतने बेताब क्यों हैं, और ईरान में सत्ता का पूरा कंट्रोल पाने वाली आईआरजीसी की बेताबी क्या है। पहले ट्रंप की बात करते हैं। पहली वजह है युद्ध वाली पॉलिसी का फेल होना। 40 दिन की बमबारी के बाद भी अमेरिका अपना मकसद पूरा नहीं कर पाया है। ध्यान से देखिएगा यह खबर। अमेरिका का मकसद क्या था? रिजीम चेंज या उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म करना? फेल कर गए वो। दूसरी वजह है अमेरिकी नाकेबंदी का असर ना होना। ट्रंप ने सोचा था कि नाकाबंदी से ईरान झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उल्टा हो गया। पर्शियन गल्फ पे जो ईरान ने नाकाबंदी की है, उसने ट्रंप को पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है। जब ट्रंप का कोई रणनीतिक दबाव काम नहीं आ रहा है, तो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो ईरान से कोई डील कर लें और उसे खुद की जीत दिखा दें। वहीं एयर डिफेंस हथियारों की कमी और घटती अप्रूवल रेटिंग ने ट्रंप की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। इसी पर सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज एक रिपोर्ट सामने लेकर आई है, जिसके अनुसार, ध्यान से देखिएगा इस खबर को, यह बड़ी हैरान करने वाली खबर है। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना क्यों चाहता है। इसलिए आधा मिसाइल भंडार खत्म हो चुका है। 50% पेट्रियट मिसाइल खत्म हो चुके हैं। सोचिए, यूरोप के और कोरिया के एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में लगाने पड़ गए। हमने देखा जॉर्डन में किस तरीके से थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया। 50% थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम जो है, ये देखिए खत्म हो गए।
45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलों का इस्तेमाल हो चुका है और एक एक की कॉस्ट मिलियंस में होती है। 30% टॉमाहॉक मिसाइलों से हमले किए जा चुके हैं। सोचिए अगर एकाएक रशिया कोई एग्रेशन दिखाता है या चाइना, तो फिर कहां से आएंगे मिसाइल्स। 20% SM-3 और SM-6 मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। मिसाइल भंडार फिर से भरने में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। शायद इन्हीं सब वजहों से कैसे भी डील करके ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन IRGC की सख्त शर्तों ने उनका यह सपना फिलहाल तोड़ दिया। देखिए, इतिहास गवाह है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ईरान वॉर ऑफ एट्रिशन यानी लंबे युद्ध लड़ने में माहिर है। 8.5 साल युद्ध लड़ा था इराक से, पिछला युद्ध, और सोचिए उसके तुरंत बाद 8.5 साल युद्ध तब लड़ा जब उससे कुछ समय पहले वहां पर शाह की विदाई हुई थी और ख़ुमैनी आए। सोचिए सर, IRGC की पहली शर्त है कि अमेरिकी नाकाबंदी खत्म की जाए। ईरान इस नाकाबंदी को सीज़फायर का उल्लंघन मान रहा है। इसके अलावा ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार हमले की धमकी से भी भड़का हुआ है। ईरान का यह भी कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरानी नियंत्रण स्वीकार कर लिया जाए। ईरान चाहता है कि बातचीत से पहले उसका वो जहाज लौटा दिया जाए जिससे अमेरिका ने कब्जे में ले लिया है। ईरान के साथ ट्रंप की ड्रीम डील के बीच IRGC दीवार बन के खड़ी है। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC दावा है कि IRGC ईरानी सत्ता का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गई है। बातचीत से संबंधित फैसलों पर IRGC का प्रभाव है। युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका की जो रिपोर्ट थी, आखिर वो सच साबित हो रही है। IRGC को सींचा है मुज्तबा खमनेई ने 17 साल की उम्र से, और इस वक्त जो भी IRGC के कंट्रोल में है वो मुज्तबा का दायां या बायां हाथ है। सोचिए, मतलब खमनेई को हटाकर मुज्तबा खमनेई आए हैं और IRGC को और ज्यादा ताकत दे दी। ये क्या है ना, अमेरिका और इजराइल ने। दरअसल लंबे युद्ध के बाद भी ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। आयतुल्लाह खमनेई की मौत के बाद ईरान का वर्तमान शासन पहले से ज्यादा कट्टर और सख्त है। अब IRGC में अमेरिका को लेकर पहले से ज्यादा नफरत है। इसीलिए IRGC को बातचीत से ज्यादा भरोसा अपनी ताकत दिखाने में है। यही वजह है कि ईरान का शासन अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है। चुनौती भी इस लहजे में दी जा रही है जिससे सुपर पावर वाली ग्लोबल साख को नुकसान पहुंचे। ईरान की सत्ता पर अब IRGC का फुल कंट्रोल है। सुप्रीम लीडर खमनेई तक लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई है। इसीलिए अब बातचीत से ज्यादा बारूद की बात हो रही है। पुख्ता खबरों के आधार पर दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ट्रंप कहीं और ज्यादा आगे की प्लानिंग कर रहे थे। ईरान को लेकर दुनिया भर में बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। दावा इतना बड़ा है, इतना खतरनाक है कि अगर यह सच हो जाता तो शायद दुनिया आज एक अलग ही मोड़ पर खड़ी होती। क्या वाकई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमला करने की कोशिश की थी? क्या व्हाइट हाउस के अंदर एक ऐसा पल आया था जब सिर्फ एक बटन दबाने से तबाही मच सकती थी? क्या ट्रंप ईरान की काउंटर स्ट्राइक से इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि वो ईरान पर परमाणु बम से हमला करना चाहते थे? क्या ट्रंप के जहन में इंतकाम और जुबान पर एटम बम था? लोग क्यों कह रहे हैं कि ईरान का सर्वनाश चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप? ये पूरा मामला एक चौंकाने वाले बयान से सामने आया है। ये बयान पूर्व CIA विश्लेषक लैरी जॉनसन ने दिया है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि व्हाइट हाउस में एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की बात कही थी। इस बेहद तनावपूर्ण मीटिंग में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, लेकिन आर्मी जनरल के कहने पर ट्रंप रुके। आखिर ये पूरी खबर क्या है और कैसे इससे पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदल सकता था? आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये सिर्फ 39 दिनों तक चले ईरान युद्ध में हुआ विनाश है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। वॉशिंगटन में हुई एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में एक ऐसा पल भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स के इस्तेमाल की बात कर रहे थे। यानी ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप इतना बौखला गए थे कि वो ईरान पर परमाणु बम से हमले की बात कर रहे थे। ये चौंकाने वाला दावा CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने किया है। जॉनसन ने जो कहा है वो न सिर्फ सनसनी फैलाने वाला है, बल्कि ट्रंप के इस फैसले से ईरान में लाखों लोगों की जान भी जा सकती थी। सुनिए एक पॉडकास्ट में लैरी जॉनसन ने क्या कहा। अब लैरी जॉनसन के इस बयान की बड़ी बातें समझ लीजिए। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में ट्रंप के साथ बड़े आर्मी अफसर भी थे। ट्रंप ने गुस्से में ईरान पर परमाणु बम दागने की बात कही। ट्रंप ने सभी के सामने न्यूक्लियर बटन दबाने का प्रस्ताव रखा। ट्रंप के इस प्रस्ताव से
जनरल डेन कैन असहमत हो गए। इसके बाद बड़ी मुश्किल से ट्रंप को समझाया गया। यह पहली बार नहीं था जब ट्रंप ने ईरान में महाविनाश की बात कही। 39 दिनों के युद्ध में ऐसे कई मौके आए जब ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में सब कुछ खत्म कर देंगे। देखिए ईरान के लिए ट्रंप के बयानों वाली मिसाइल में कितनी आग है। ट्रंप ने कहा, ईरान का तेल मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। हम खर्क द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं। सी माइंस हटा लो वरना भयानक अंजाम भुगतोगे। अगर मेरी हत्या हुई तो ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना नरक में सड़ोगे। सीज फायर नहीं हुआ तो आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। वैसे कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस की मीटिंग में ट्रंप काफी गंभीर थे। अब तक ईरान को जुबानी धमकियां देने वाले ट्रंप ने पहली बार न्यूक्लियर कोड्स का इस्तेमाल करने की बात की थी। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है ये भी देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास परमाणु ब्रीफकेस होता है। इस ब्रीफकेस में कोड्स और कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं। परमाणु हमले के आदेश के लिए राष्ट्रपति ही अथॉरिटी है। आदेश को अमल में लाने के लिए पहचान की पुष्टि जरूरी होती है। राष्ट्रपति का आदेश ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ तक जाता है। पुष्टि होने के बाद लॉन्च क्रू कोड्स मैच किए जाते हैं। कोड्स मैच होने के बाद परमाणु मिसाइल लॉन्च होती है। किसी कमांडर को शक हो तो वो लॉन्च रोक भी सकता है। लेकिन ये सब कुछ होता उससे पहले ही ट्रंप को मना लिया गया। वैसे CIA के पूर्व एनालिस्ट लैरी जॉनसन के दावों की न तो अमेरिकी सरकार ने पुष्टि की और न ही सेना ने इसे स्वीकार किया। लेकिन अगर पूर्व CIA अफसर इतने विश्वास के साथ दावे करता है तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और अब बात करते हैं उनकी जो कि चाटुकारिता में माहिर है। असीम मुनीर और शाहबाज शरीफ ने ऐसा डबल गेम खेला है जिससे पूरी सीजफायर वाली शांति वार्ता पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। जिन शाहबाज और मुनीर को एक अहम मध्यस्थ के तौर पर देखा जा रहा था, अब उन्हीं पर डबल गेम खेलने के आरोप लग रहे हैं। तेहरान की नाराजगी खुल के सामने आ चुकी है और यह विवाद अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा है। इससे मुनीर और शाहबाज का डबल गेम एक्सपोज हो गया, जिसे ईरान पहचान गया। तेहरान से जो फरमान आया उससे सीजफायर वाली शांति वार्ता को नुकसान हो सकता है। पीस टॉक्स के बीच पहली बार ईरान ने पाकिस्तान को सरेआम एक्सपोज कर दिया। सरेआम ईरान की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि असीम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं। इसके बाद मुनीर ने भी ईरान से कहा है कि वो जल्दी फैसला ले क्योंकि बातचीत की डेडलाइन खत्म हो रही है। अब आखिर ऐसे हालात क्यों बने? क्यों ईरान ने पाकिस्तान के लिए चमचागिरी जैसे शब्द का इस्तेमाल किया? देखते हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने पाकिस्तान की गंभीरता पर सवाल उठाए हैं। दावा है कि मध्यस्थ की भूमिका में पाकिस्तान वॉशिंगटन की तरफ झुक रहा है। मुनीर ने ईरान का प्रस्ताव वॉशिंगटन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब तक अमेरिका की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई। ईरान को शक है कि मुनीर ने उसका प्रस्ताव ठीक से नहीं रखा। पाकिस्तान ऐसा मध्यस्थ बना जिससे अमेरिका को रणनीतिक फायदा मिले। इस पूरे घटनाक्रम में शाहबाज शरीफ की भूमिका पर भी सवाल है। अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव की जगह अपनी 15 नई शर्तें रखी। ईरान की नाराजगी इस बात से भी जुड़ी है कि उसे लगता है कि उसकी कूटनीतिक पहल को कमजोर किया जा रहा है। अगर उसका प्रस्ताव बातचीत का आधार ही नहीं बनेगा तो फिर मध्यस्थता का मतलब क्या रह जाएगा? हालात ये बन गए हैं कि ईरान अब पाकिस्तान की मध्यस्थता को पूरी तरह खारिज भी नहीं कर सकता। इससे न सिर्फ बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित होगी बल्कि तनाव भी बढ़ सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह कूटनीतिक चुनौती बन गया। उसे साबित करना होगा कि वो वास्तव में एक निष्पक्ष की भूमिका में है और उसका किसी की तरफ झुकाव नहीं है। यानी पाकिस्तान की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। दुनिया जान गई है कि किसी भी देश की तरफ पाकिस्तान का झुकाव सिर्फ उसके फायदे के लिए होता है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति से उसका कोई लेना देना नहीं है। कैसे पाकिस्तान ने चाटुकारिता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, आइए देखते हैं। पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका के आगे पीछे घूम रहा है, हर बात में हाँ मिलाता है और ट्रंप के लिए नोबेल की तरफदारी कर रहा है। इसकी वजह है कि सुपर पावर के साथ से पाकिस्तान को कर्ज मिलना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ है चीन। चीन भी पाकिस्तान की कंगाली में उसका साथ देता है और समय समय पर उसे भीख देता रहता है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन से दोस्ती में रणनीतिक फायदा भी देख रहा है। मुनीर ने ईरान का दौरा किया तो हाल ही में शाहबाज सऊदी अरब से वापस लौटे और बदले में उन्हें $1 अरब की भीख मिल गई है। बड़ी बात है कि पाकिस्तान ने तीनों की चाटुकारिता करने में हदें जो हैं वो पार कर दी हैं।
अब इस पूरी शांति वार्ता का एक और दिलचस्प पहलू आपको दिखाते हैं, जिसके केंद्र में भी पाकिस्तान है। इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक ऐसा मंच बन चुका है जहां सब कुछ तैयार है सिवाय उस मुलाकात के जिसके लिए पूरा तमाशा खड़ा किया गया। मतलब सोचिए आप, बारात नहीं आई है, दूल्हा दुल्हन नहीं है, लेकिन तंबू लगा दिया गया है, केटरर्स भी बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछ चुका है, 5 स्टार होटल तैयार है, वो भी फ्री में। सरीना होटल और मेरियार होटल के कमरे बुक किए जा चुके हैं उन मेहमानों के लिए जिनका आना अभी तय नहीं है। शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर मिलकर इस होटल पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। जहां तक हमारी जानकारी है वो शायद फ्री का मामला है, बट एनीवे, लेकिन अभी तय नहीं हुआ है कि आखिर कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। इसीलिए लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में शांति का मंडप तैयार है, बस सीज़ फायर वाली वार्ता में शामिल होने के लिए बारात का इंतजार है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। इस्लामाबाद इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं, वो शांति मंच बना है जहां हर चीज सज चुकी है, लेकिन सबसे जरूरी किरदार अभी गायब है। रेड कारपेट बिछ चुका है, 5 स्टार होटलों के दरवाजे खुल चुके हैं, सेरेना और मेरिट होटल में सैकड़ों कमरे बुक हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर मेहमान कहाँ हैं? करोड़ों रुपए झोंक दिए गए हैं, तैयारियां ऐसी हैं जैसे इतिहास लिखना हो, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि आखिर कौन आएगा और कब आएगा। और वहां कवर करने के लिए पहुंचे पाकिस्तानी रिपोर्टर्स रील बना रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान सरकार ने कैसे इस शांति मंच के लिए लाखों रुपए झोंक दिए हैं। इस्लामाबाद के 5 स्टार सेरेना और मेरिट होटल बुक हैं। यहाँ एक दिन का किराया 53,000 पाकिस्तानी रुपए है। 387 कमरों के लिए एक दिन में 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हो रहे हैं। पूरा इस्लामाबाद शहर छावनी बन चुका है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज सभी शनिवार से बंद है। इस्लामाबाद के एक बड़े हिस्से को रेड जोन बना दिया गया है। रेड जोन में पाकिस्तानी सेना के रेंजर्स तैनात हैं। करीब 10,000 जवान सुरक्षा में लगाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई भी अभी आने को राजी नहीं है। पाकिस्तान ने इस आयोजन को शांति वार्ता का नाम दिया है, लेकिन जमीन पर जो दिख रहा है वो किसी शांति का नहीं बल्कि एक हाई टेंशन ड्रामा का सेटअप है। यहाँ सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि पाकिस्तान खुद को एक ग्लोबल डिप्लोमेटिक हब के रूप में पेश करना चाहता है, लेकिन सारे हॉल खाली पड़े हैं। वैसे इस्लामाबाद के हालात को ऐसे समझिए कि मंडप सज चुका है, लाइटिंग हो चुकी है, खाना बन चुका है, बारात के स्वागत की तैयारी पूरी है, लेकिन मेहमान ही आने को राजी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने शांति वार्ता का चैंपियन बनने की कोशिश की थी, लेकिन इन हालात में वो खुद की ही फजीयत करा बैठा है। और अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, चलते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल, जहां मछली पर सियासी महाभारत छिड़ गई है और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। कोलकाता में मंगलवार को चुनावी प्रचार के दौरान वो मछली खाते नजर आए, जिस पर राजनीतिक विवाद आज भी होता रहा। बंगाल से आया उनका यह वीडियो वायरल है। इस वीडियो में किसी ने अनुराग ठाकुर से पूछा कि आपकी फेवरेट मछली कौन सी है। इस पर उन्होंने कहा कि जो मिल जाए, फ्रेश वाटर मछली। आगे वो मछली को बहुत स्वादिष्ट बता रहे हैं। एक बार वो वीडियो देखिए, फिर आपको सियासी कलह की कहानी बताएंगे। भ्रष्टाचार के माध्यम से बंगाल को जो खोखला कर दिया, हम लोगों के खाने का पैसेंजर खड़ा करते हैं। पहले इन्होंने लोगों का खाना छीना, नौकरी छीनी, पलायन करवाया, अब भ्रम फैला रहे हैं। आपकी फेवरेट मछली कौन सी है? जो मिल जाए, फ्रेश वाटर फिश। बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। अनुराग ठाकुर के इस वीडियो पर राजनीतिक हमले होने लगे। बंगाल, बिहार और यूपी से लेकर दिल्ली तक विपक्ष ने उनके वायरल वीडियो का सियासी पोस्टमार्टम कर दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कटाक्ष कसते हुए कहा, इसे आस्था और राजनीति से जोड़कर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या कोई नेपो किड मंगलवार के दिन तिलक लगाकर नॉनवेज खा रहा है? क्या सिर्फ वोटों के लिए वो हनुमान जी का अपमान करने को भी तैयार है? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि अनुराग ठाकुर, खुशी है कि आप बंगाल में मछली का आनंद ले रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ये कोई फैंटा लैंड नहीं है। आप हुगली नदी पर रिवर क्रूज का मजा ले सकते हैं और वहीं मछली खा भी सकते हैं बिना गिरफ्तार हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लिखते हैं, तस्वीरें तो पर्दाफाश करती हैं, वो अक्सर बेनकाब करती हैं,
वचन और चलन का भेद ही भाजपाइयों की गुप्त पहचान का खुला राज है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, माथे पर चंदन, कांधे पर भगवा गमछा, दिन मंगलवार, मछली बना आहार। ताउम्र भाजपाई जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे, मंगलवार को मछली खाकर दूसरों को बदनाम करते रहे। अपनी बेशर्मी पर जरा तो शर्म कर लीजिए सरकार। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वोट के लिए एक्टिंग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि खान पान निजी विषय है। कुल मिलाकर बंगाल की राजनीति में मछली पर महाभारत जारी। भाजपा की 16 राज्यों में सरकारें, एनडीए की 20 राज्यों में सरकारें, एक जगह भी कोई प्रतिबंध नहीं है किसी के बोलने पर, खाने पर, पूजा पर, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जी के पास 15 साल की कोई उपलब्धि नहीं, इसलिए भय, भ्रम, अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। वो घुसपैठ रोक नहीं पाई, भ्रष्टाचार रोक नहीं पाई, रोजगार दे नहीं पाई, महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पाई और अब झूठ और भ्रम फैला रही है। ममता बनर्जी 4 मई आएगी, तृणमूल कांग्रेस जाएगी। वो पार्टी जो पूरे उत्तर भारत के अंदर उपद्रव मचाती है कि मंगलवार को मीट बिक भी कैसे जाएगा, मच्छी बिक भी कैसे जाएगी, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता मंगलवार को मच्छी खा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई वो बंगाल है। भाई वो बंगाल है, मगर वो बंगाली कोई ना है, वो तो हिमाचल का है। हिमाचल में तो हनुमान जी को बहुत पूजा जाता है जगह जगह। जो व्यक्ति का भोजन है वह निजी विषय है। अब वो मंगलवार के दिन मांस खाते बंगाल के सब लोग, यहाँ दक्षिण भारत के कई राज्यों में मछली खाई जाती है और उसमें कोई दिन या कोई समय का कोई मान्यता नहीं रहती। पश्चिम बंगाल में अब से कुछ घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग भी है, जिसके लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व और कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार पुलिस के साथ केंद्रीय बल भी भारी भरकम संख्या में मौजूद हैं। बंगाल से आ रहे केंद्रीय बल के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक वीडियो ये भी है जिसमें सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं। अगर कोई पत्थर मारे या पेट्रोल बम फेंक दे तो वैसी स्थिति में ये गाड़ियां जवानों के लिए कवच की तरह काम करती हैं। बंगाल में चुनाव के वक्त केंद्रीय बल की इतनी मजबूत तैनाती राजनीतिक चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल सुरक्षा का भी और सियासत का भी। बीजेपी कह रही है कि टीएमसी के गुंडों से सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल को चुनाव आयोग ने तैनात किया, जबकि टीएमसी इतनी बड़ी संख्या में सेंट्रल फोर्स की तैनाती पर सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की 2407 कंपनियां तैनात की, यानी 150 सीटों पर लगभग 2.5 लाख अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद रहेंगे। फेज 1 में 3.5 करोड़ मतलब 3.4 करोड़ वोटर हैं और सीएपीएफ जवान लगभग 2.5 लाख। मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो 100 से लेकर 130 वोटर पर एक जवान की तैनाती है। इलाके के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा कंपनियां कोलकाता पुलिस क्षेत्र में तैनात हैं। इसके बाद पूर्वी बर्धमान, हुगली, बैरकपुर, कृष्णानगर और हावड़ा का नंबर आता है। कल जिन इलाकों में वोटिंग है उसके हिसाब से पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। सूत्रों ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद भी लगभग 500 कंपनियां राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन सेंट्रल फोर्स आती है। इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स शामिल हैं। शायद इसीलिए बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बल की तैनाती को लेकर राजनीति हो रही है। चुनाव आयोग ने सीएपीएफ की व्यवस्था की है और ममता के गुंडे भी कान खोलकर सुन ले। 23 तारीख को मतदान में जरा भी खलल डाला, अपने घर के बाहर निकले तो 4 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करें। पश्चिम बंगाल में क्या किया, डरा रहे हैं ना। 2000 प्लाटून लेके आए सीआरपीएफ के और उनके हथियार क्या है डराने के लिए? चुनाव आयोग, ईडी,
सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ये उनके मिसाइल, उनके माध्यम से मोदी जी देश को डराते हैं, दहशत में लाते हैं। हाँ, चुनाव लड़ते हैं इस दहशत में और जीत जाते हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी लागू है। 2.4 लाख लोग उसी फोर्स के, इसका मतलब हर 100 लोगों, वैसे पश्चिम बंगाल में हर 100 लोग रह रहे हैं ना, उसमें एक सीआरपीएफ का बंदा तैनात है। तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव सीईसी और सीएपीएफ लड़ रही है। पिछली बार 2021 में सिर्फ 800 कंपनी सेंट्रल फोर्स आए थे पश्चिम बंगाल में, वहां इस बार 2700 कंपनी से ज्यादा सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल में बुलाए गए हैं। सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, बीएसएफ सब मिला के करीब 2700 कंपनी इस बार जो सेंट्रल फोर्स से पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास रहा है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग के निर्देश पर तैनात सुरक्षा बल ने ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां उतार दी हैं। 2016 के चुनाव में बूथ लूटने और लोकल स्तर पर हिंसा की खबरें आई थीं, जिसमें 5 से 7 लोगों के मारे जाने की खबर थी। 2027 में चुनाव के दौरान 15 से 20 लोगों की मौत हुई थी और पोस्ट पोल यानी चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा में 40 से 50 लोग मारे गए थे। इस बार चुनाव के बाद भी सुरक्षा बल की 500 कंपनियां अगले 6 महीने तक पश्चिम बंगाल में रहेंगी। अब अगली खबर जरा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब वैष्णो देवी से आई चौंकाने वाली खबर, जहां हर वर्ष करीब 85 से 90 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं। कोई मन्नत मांगने जाता है, कोई मन्नत पूरी होने पर जाता है, कोई क्षमा मांगने जाता है। लेकिन आज आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि उसी मंदिर के पास कैसे कुछ लोग आस्था का सौदा कर रहे हैं और खुद बड़ा अपराध कर रहे हैं। अब तक आप सब ने कई मिलावट के बारे में सुना होगा, जैसे राशन में मिलावट, दूध में पानी की मिलावट, ईमानदारी में करप्शन की मिलावट या फिर निर्माण में बेईमानी की मिलावट। लेकिन आज हम आपको वैष्णो देवी के दरबार में आस्था वाली मिलावट दिखाएंगे, जिसमें करोड़ों भक्तों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। आपने बिल्कुल सही सुना, वैष्णो देवी में चांदी के चढ़ावे में मिलावट का चौंकाने वाला दावा किया गया है। चांदी के चढ़ावे में मिलावट। जो खबर आई है उसके अनुसार माता को चढ़ाई जाने वाली चांदी की वस्तुओं में 95% 95% मिलावट पाई गई है। जांच में चढ़ावे की चांदी में सिर्फ 5 से 6% तक ही शुद्धता मिली है। चढ़ावे में बाकी का हिस्सा कैडमियम जैसी खतरनाक धातु का मिला है। इसका मतलब यह है कि चांदी के चढ़ावे के नाम पर भक्तों को ठगा जा रहा है। श्रद्धालु चांदी समझकर जो वस्तुएं खरीदते हैं, असल में उनमें मिलावट की गई थी। वो देखने में थी तो चांदी, लेकिन असली नहीं। अब आपको समझाते हैं आखिर ये मिलावट और आस्था के साथ धोखा पकड़ा कैसे गया। देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने चढ़ावे में मिली धातुओं को शुद्धिकरण और मूल्यांकन के लिए दिल्ली की सरकारी टकसाल में भेजा था। दावे के अनुसार चढ़ावे में आई इन धातुओं का वजन करीब 20 टन था। 20 टन। शुरुआती अनुमान था कि इससे 500 से 550 करोड़ रुपए की चांदी मिलेगी, लेकिन जांच के बाद जो आंकड़ा आया उससे श्राइन बोर्ड हिल गया, क्योंकि सिर्फ 30 करोड़ की ही चांदी निकली। एक सैंपल बैच में तो 70 किलोग्राम सामग्री की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 3 किलो चांदी असली मिली। बाकी में कैडमियम और लोहे जैसी सस्ती धातुएं मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार मंदिर के आसपास की दुकानों में नकली चांदी बेचे जाने की आशंका है, जिसे भक्तों ने असली समझकर खरीदा था। अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कम से कम ध्यान देना चाहिए, और जहाँ से जो खरीदारी हो रहा है उनके ऊपर भी नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये तो आस्था का ऊपर सवाल है। तो क्या हो जाएगा, तो हम जो हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं वो आएंगे तो आस्था लेके आते हैं और भगवान को नाम पे चढ़ाते हैं। तो वहाँ पे अगर 2 नंबरी चलेगा तो मंदिर का ऊपर विश्वास आदमी टूट जाएगा।
करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कमाई के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, इसमें क्या कह सकते हैं। जी, तो माता रानी के दरबार में इस तरह की चीज़ें करना नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। देखिए अब आजकल हॉलमार्किंग शुरू हो गई है, तो आप हॉलमार्किंग का BIS का लोगो देखिए, उसकी प्योरिटी का उस पर साइन लगा होता है, वो सब चीज़ें चेक कीजिए। बाकी एक अच्छी दुकान पे जाएंगे तो गलत चीज़ नहीं मिलेगी। अब हम आपको वैष्णो देवी कॉरिडोर से लेकर कटरा तक बैठे आस्था के इन लुटेरों के बारे में चौंकाने वाली डिटेलिंग देते हैं। दावे के अनुसार चढ़ावे में आए गहनों और सिक्कों में चांदी की जगह कैडमियम मिलाया गया था। कैडमियम एक ऐसी जहरीली धातु होती है जो दिखने में बिल्कुल चांदी जैसी होती है। इसीलिए वैष्णो देवी पहुंचे भक्त भी असली और नकली का फर्क नहीं कर पाए। जो कैडमियम चांदी के साथ मिलाई जा रही थी उससे पिघलाने पर जहरीला धुआं निकलता है जो पर्यावरण और इंसानों दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसके धुएं से कैंसर होने का खतरा रहता है। जहां असली चांदी करीब 2.5 लाख रुपए किलो मिलती है, वहीं कैडमियम महज 400 से 500 रुपए किलो में मिल जाता है और उसी का इस्तेमाल करके ठग भक्तों की आस्था में मिलावट कर रहे हैं। फिक्र के लेंस से देखें तो माता के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्त 13 किलोमीटर पैदल चलते हैं, पत्थर पर पैर घिसते हैं, सांस फूलती है, लेकिन हौसला नहीं टूटता क्योंकि आगे माता है। लेकिन सोचिए वहां पहुंचकर वो जो चांदी चढ़ाता है उसमें 95% मिलावट है। यानी भक्त की श्रद्धा असली, सफर असली, आंसू असली, मन्नत असली, लेकिन वो चांदी नकली जो माता के चरणों में चलाई जा रही। सोचिए जिस दरबार में लोग पाप धोने जाते हैं उसी के पास बैठकर कुछ लोग महापाप कर रहे हैं। जहां भरोसा सबसे ऊंचा होना चाहिए वहीं इसका सौदा हो रहा है। ये चोरी नहीं है, ये आस्था की डकैती है, भक्ति का अपमान है और इसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, जांच हो, नकाब उतरे और सजा ऐसी हो कि कोई दोबारा ईश्वर के नाम पर भक्तों को ठगने से पहले 100 बार सोचे। इस सब के बीच में चार धाम यात्रा के चौथे दिन आज सुबह 8 बजे केदारनाथ धाम के कपाट विधिवत खोल दिए गए। परंपरा के अनुसार सबसे पहले मंदिर के पूर्व द्वार को खोला गया। मुख्य पुजारी रावल और हकूक धारियों ने अंदर प्रवेश कर पूजा अर्चना शुरू की। इस दौरान पिछले साल कपाट बंद करते समय ज्योतिर्लिंग पर लगाई गई भस्म को हटाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा गया। वैदिक विधि विधान के साथ पूजा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार अब आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और दर्शन शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर पोस्ट लिखी। उन्होंने अपनी पुरानी यात्रा से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की और हर हर महादेव लिखा। फिक्र में अब एक जरूरी और दिलचस्प खबर, ध्यान से देखिए, यह सबक है पूरी दुनिया के लिए। आप सब ये जानते हैं कि तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन एक सच यह भी है कि तंबाकू कभी सरकार के लिए हानिकारक नहीं होती, बल्कि उसके राजस्व के लिए स्वास्थ्य वर्धक होती है। इसीलिए सरकारें साहस नहीं जुटा पाती हैं कि वो इस पर पूरी तरह बैन लगा सकें। लेकिन यूके की सरकार ने तंबाकू पर ऐसा फैसला लिया है जिसे वीरता से भरा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि यह कानून सीधे सरकार के राजस्व को धुएं में उड़ाएगा। यूके की संसद में एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है टोबैको एंड वेप्स बिल। किंग चार्ल्स III की औपचारिक मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा जिसके तहत ब्रिटेन में तंबाकू पर जनरेशन बैन लग जाएगा। इस कानून के अनुसार यूके में 2008 के बाद पैदा हुए लोग जिंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीजें नहीं खरीद पाएंगे। यानी जिनका जन्म वर्ष 2009 या उसके बाद हुआ है वो कानूनी तौर पर ना तो सिगरेट खरीद पाएंगे या तंबाकू उत्पाद ले सकेंगे। यह कानून वहां 1 जनवरी 2027 से लागू हो जाएगा।